का, है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वो सारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड चेन्स ही है। तो इसमें एक लास्ट पार्ट रहता है, वो है तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ मार्कोव चेन। ओके, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, यानी कि लिमिटिंग बिहेवियर क्या है, तो उसका लास्ट ही है ये। तो उसको ये एक बार मैं ये देख लेता हूँ। ओके, तो आई थिंक हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अ मार्कोव चेन। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे वो है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जब तुम लोग बुक में देखोगे तो बुक में इससे पहले ना स्टेबिलिटी मार्कोव चेन में उन्होंने एक लाइन लिखा हुआ है कि फाइनाइट इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन। आई थिंक ये लिखा हुआ है फाइनाइट इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन। एक्चुअली जितना बीएससी आपके सिलेबस में है हमारे में, वो सब फाइनाइट मार्कोव ही चेन है। ओके, हम कंटिन्यूस मार्कोव चेन तो एमएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते भी नहीं हैं, तो उसकी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। बट इरिड्यूसिबल इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये ध्यान रखना, मैं दोनों केस कराऊंगा और कब क्या डिफरेंस है दोनों में ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखनी, इरिड्यूसिबली इम्पोर्टेंट है स्टेशनरी के लिए। वाई दिस इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो मार्कोव चेन है इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, आइदर इट इज़ इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल। ओके, कोई भी मार्कोव चेन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इरिड्यूसिबल होता है, एक रिड्यूसिबल होता है। ओके, अगर इरिड्यूसिबल है तो उसका सारा बिहेवियर कैसे होता है, क्लासिफिकेशन पूरा चेंज हो जाता है, यानी कि यूनिकनेस आ जाता है। ओके, यूनिकनेस कैसे आता है? क्योंकि सारी स्टेट हैव द सेम बिहेवियर, लाइक वन इज परसिस्टेंट तो अनदर ऑल्सो परसिस्टेंट, वन इज अपीरियोडिक अदर ऑल्सो पीरियोडिक। सेम थिंग यहाँ पे आता है। अगर कोई चेन रिड्यूसिबल होता है तो दिस चेन स्प्लिट इनटू मोर देन वन क्लोज सेट, यानी एक से ज़्यादा क्लोज सेट में स्प्लिट हो जाती है। यानी कि ये भी कह सकते हो वेन एवर चेन इज इरिड्यूसिबल देन देयर एग्जिस्ट अ मोर देन वन सब टीपीएम मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स पी, यानी कोई पी हमारी टीपीएम है उसकी मोर देन वन टीपीएम एग्जिस्ट कर जाती हैं, तो चेन उस केस में इरिड्यूसिबल हो जाती हैं। उस केस में क्या कर रही है, रिड्यूस कर जा रहा है उसका साइज। ओके, तो उस केस में इस पे भी फर्क पड़ता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, इसके बेस्ड बहुत सारी थ्योरम भी हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस में इतना ही दिया गया है, ज़्यादा में दिया ही नहीं गया है। एक्चुअली आप जब एमएससी में पढ़ोगे तब ये सब चीज़ें पढ़ोगे कि कैसे इफ़ इन दिस केस देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चेन इज रिड्यूसिबल then there exists a infinite station distribution. If chain is irreducible then there exists a unique stationary distribution. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा चलेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना सिलेबस में नहीं, फिर तो पढ़ने को तो ज़िंदगी भी पढ़ते रहो। ओके, गॉट इट। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा रिड्यूसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग योर सिलेबस इरिड्यूसिबिलिटी चेन दिया गया है, तो उस पर हम बात करेंगे कि इरिड्यूसिबल के केस में हम कैसे यूनिकनेस एग्जिस्ट करता है।
गॉट इट? डेफिनेशन लिखें. कंसीडर अ मार्कोव चेन with transition probabilities PJK and TPM P is equal to PJK. Okay, a probability distribution VJ. ओके, इससे हम VJ से लिख सकते हो. कई एग्जामों में पाई से डिनोट करते हैं, पाई जे. ओके, तो इट जस्ट नोटेशन. कई एग्जाम में ना पाई जे से नोट करते हैं, जैसे पाई जे, VJ, वट एवर. इट्स ए नोटेशन. कोई ऐसा फिक्स नहीं कि ये यूज करो. ओके, बस नाम से याद रखना, इट्स ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, बुक में तुम्हारे में VJ से डिनोट है, तो हम VJ, क्योंकि एग्जाम में आई थिंक VJ करके आ जाए, तो इसलिए हम VJ से डिनोट करेंगे. ओके, VJ is called stationary or invariant for the given chain if Vj is equal to sum over j, Vj and Pjk. Okay, such that Vj is greater than equal to 0. It is the first sum over Vj j is equal to 1. ओके, यानी कि कहने मतलब क्या है, अगर हमारे पास PJK इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ओके, देन VJ, और VJ यहाँ पे क्या होगा, अब वेक्टर. मैं भी इसको एक लिखता हूँ, वैसे फिर बताता हूँ कैसे होगा ये. VJ इज अ वेक्टर विच इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. ओके, सच दैट VJ इज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 or sum of all Vj is 1. Then Vj is a stationary or invariant distribution function of a Markov chain P. Got it? अब देखो, अब जो ये इक्वेशन है, इसका मीनिंग क्या है, पहले तो हम इस पे बात करते हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको समझते हैं, उसके बाद देखते हैं. These are two condition which is satisfied by the Vj. ये दो ऐसी कंडीशन है जो कि हमेशा VJ सेटिस्फाइड करेगा. यानी कि जो जैसे सपोज करो हमारे पास कोई ये वेक्टर है, हम VJ वेक्टर ले लेते हैं 0 -1 1. सपोज 3x3 चेन के लिए हमने ये ले लिया, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, क्योंकि -1 इज नॉट पॉसिबल, तो VJ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या वो 0 होगा या 0 से बड़ा वैल्यू होगा.
सम करने पे इसका 1 तो आ रहा था, 1 नहीं 0 आ रहा, तो इट्स वैसे भी सेकंड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर कोई वीजे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेके चलेंगे तो इट विल सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि मस्ट नेसेसरी कंडीशन है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो हम एक पीजे के लेते हैं, इट्स अ P11, हम 2x2 पे बात कर लेते हैं, P12, P21 एंड P22। गॉट इट? अब सपोज करो हमारे पास कोई चेन है विच ऑर्डर 2x2। ओके, तो करस्पॉन्डिंग अब जो वीजे होगा ये भी 2x2 का ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें क्या एलिमेंट होंगे? V1, V2। ओके, ऐसे ही अगर सिमिलरली हम V ट्रांसपोज की बात करेंगे तो क्या होगा? ये V1, V2। गॉट इट? बट हमें अभी ट्रांसपोज की जरूरत तो नहीं है, अभी सिर्फ हमें वीजे की ज़रूरत है। तो हमने कंडीशन क्या लिखी है कि वीजे इज इक्वल टू सम ओवर जे, वीजे एंड पी जे के। इट मीन्स क्या है? ईच रो सम इज इक्वल टू वीजे। तो अगर हम इसमें वीजे से मल्टीप्लाई करोगे V1, V2, इट्स हमारे पास वीजे इंटू P11, P12, P21 एंड P22, इट्स इक्वल टू V1, V2। ओके, तो यहाँ से देख क्या आ जाएगा? V1 P11 प्लस P21 या V2, यहाँ पे V2 इज द एलिमेंट, तो ये एलिमेंट इट्स इक्वल टू V1। ओके, सेकेंड V2 इज इक्वल टू V1 P12 प्लस V2 P22, यानी कि जो इनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? V1 और V2 होगा, यानी कि V1 और V2 सेटिस्फाइड दीज टू कांस्टेंट। गॉट इट? क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट चीज, एक तो ये चीज होगी कि इसको हम करेंगे कैसे। अब हम एक इसे ऐसे लिख सकते हैं, अब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू VP, या फिर इसे ऐसे भी VP इज इक्वल टू V लिख सकते हैं ना ऐसे। P इज अ मैट्रिक्स, V इज अ वेक्टर, ये यहाँ पे वेक्टर का नोटेशन भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। हमारे पास P मैट्रिक्स है, V वेक्टर है। ओके, क्लियरली ये तो समझ में आ रहा होगा ना? कि डाउट है यहाँ पे? तो जो इसका सलूशन होगा वो क्या होगा? मैट्रिक्स हमारा वो वेक्टर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो रही, तो आई थिंक मैं एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम एक चैन लेते हैं, सपोज करो हमारे पास P एक मैट्रिक्स है। ओके, 0 1 1 0। ओके, अब इसका हमें क्या निकालना है? स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं? इट इज सेटिस्फाइड बाय स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा? V मीन्स 2x2 का वेक्टर है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 2x1 का एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स V1 V2 0 1 1 0 इज इक्वल टू V1 V2। क्लियर?
तो इसमें क्या आ रहा देखो, V2 इज इक्वल टू V1 और V1 इज इक्वल टू V2, यही आएगा। इफ फर्स्ट सेकेंड, अगर ये V1 V2 हमारे पास ट्रांजिशन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनकी कंडीशन क्या है, ऑल Vi ग्रेटर देन 0 और सेकेंड सम ऑफ Vj इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 और V2? बताओ। V2 इज इक्वल टू V1, V1 इज इक्वल टू V2, दोनों का सम बनाना चाहिए। क्या हो सकते हैं V1 V2? तो ऑब्वियस सी बात है, V हमारे पास स्ट्रेंज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 1/2 1/2। क्लियर? तो इसका निकालने का तरीका, एक तो मेथड ये है कि V1 इज सेटिस्फाइड दिस 3 कंडीशन, यानी कि पहले इक्वेशन में ऐसे इसे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इसका सम 1, यहाँ से कुछ वैल्यू मिलके V1 V2 V3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, क्लियर हुआ ये यहाँ तक? अब देखो आगे बढ़ते हैं। हम लिख रहे हैं कि P इज इक्वल टू V, ये लिख रहे हैं V इज द वेक्टर और P इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ओके, इफ वी टेक ट्रांसफॉर बोथ साइड, ट्रांसपोज ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज V ट्रांसपोज इज इक्वल टू V ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? ये ऐसे ही होगा ये, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। अब देखो व्हाट इज द P हमारे पास एक कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ओके, क्योंकि TPM ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब ये चीज़ तुमने शायद कहीं पढ़ी है, अगर किसी को याद है तो मुझे बता दो, किसी को याद हो कि कहीं ऐसा पढ़ा हो। मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ, अभी ट्रांसपोज से तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं उससे भी इसे लिंक करता हूँ। AX इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ऐसे नहीं, AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। किसी बच्चों को याद है क्या होता है? हाँ, इट मीन्स A माइनस के लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, यही लिखते थे ना, A माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर x इज द वेक्टर। ओके, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स A। क्लियर? अब देखो और इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब हमारे पास P क्या है, P की कंडीशन क्या होती है, एवरी TPM P P11 P12 P13 P21 P22 23 31 32 एंड 33, दिस इज दिस। अब इसकी कंडीशन एक होती, ईच रो सम इज अल्फा। याद करो, किसी को याद हो तो, इफ ईच रो सम इज अल्फा फॉर अ मैट्रिक्स देन अल्फा विल बी, क्या होगा, मैट्रिक्स तो सबने पढ़ा होगा, अलजेब्रा तो तुम लोगों को पेपर भी है। अगर हर रो का सम अल्फा आता है तो अल्फा उस मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, गुड, हाँ, इट इज अ आइगन वैल्यू। ओके, अगर किसी का रो का सम अल्फा आता है तो अल्फा उसके लिए आइगन वैल्यू बन जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो अल्फा, अब यहाँ पे देखो, ये तो एक जनरल मैट्रिक्स का रूल हो गया, बट अगर हम इसको TPM कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर P एज अ TPM,
तो ईच रो सम इज क्या होता है 1 1 1, इट मीन्स 1 इज एन आइगन वैल्यू, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स P, इट इज अ फिक्स। अगर 1 आइगन वैल्यू है तो इसमें जरा रखो 1, तो ये कैसे हो जाएगा, बन जाएगा। अगर लैम्डा को हम 1 रख दोगे तो ए एक्स इज अ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, लैम्डा को मैंने 1 रख दिया, गॉट माय पॉइंट। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखने में अब देखो कुछ सिमिलर इसके दिख रहा है ये। अब तुम सोच रहे हो यहाँ तो ट्रांसपोज है, यहाँ ट्रांसपोज नहीं है, ही कंफ्यूजन आ रहा होगा ना। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ऑलवेज सेम, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, रिजल्ट पता है, ओके। तो जो हमें इसको पी के करस्पॉन्डिंग जो हम वी चाहते हैं, इट्स अ वी, ओके। वी इज नथिंग, वी इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, ये इसका एप्लीकेशन है, ओके। जो हम ये निकालना चाह रहे हैं वी डैश इज इक्वल टू वी डैश, तो जो वी डैश है इट्स अ नथिंग, इट्स अ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, ओके। तो ये v है, या तो आप इसको किसी को अलजेब्रा थ्योरी अच्छे से आती है वो यहाँ से ऑब्टेन कर सकता है कि आइगन वेक्टर क्या होगा, और अगर नहीं आती है तो जनरली वो एक कांस्टेंट को लेके उसको इक्वल वैल्यू लिखें और उससे आसानी से फाइंड कर सकता है। क्लियरली। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि अगर हम ये तो हम लिख रहे हैं वी पी इज इक्वल टू वी, हम ये चाह रहे हैं कि इसका अब ये कैसे कितने वी मिलेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर एक मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग अभी हम भूल जाएं कि यहाँ पे वी पी इज इक्वल टू लैम्डा 1 कुछ नहीं याद है, तो ऐसे कितने वी एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस वी पी इज इक्वल टू वी को कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ओके। पढ़ना चाहे तो हम डायरेक्ट ही इतना ही हमारे काम का है कि इसको हम निकालते कैसे हैं, बट इसकी जो बिहाइंड है वो भी जानना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है, तो इसलिए हम अब तुम लोग आगे जाके ना प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट पढ़ोगे। आई थिंक 5th सेमेस्टर में तुम लोगों को मल्टीवेरिएट एनालिसिस मिलेगा, सॉरी 6th में, 6th सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट पढ़ोगे। वहाँ पर टोटल यही है, हाउ टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट बनता है कैसे करता है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू लेते हैं, मिनिमम वेरिएंस लेते हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ से कनेक्टेड है, ओके। तो ये अलजेब्रा का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर इन दिस पेपर। तो एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, अब ये इतने वी कितने होंगे, इनफाइनाइट वी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हम एक चीज़ पढ़े थे, अब हम इसको थोड़ा बैक जाते हैं। अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इस टाइप की इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, ए इज द मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ओके। तो अगर कोई इसके पास सोल्यूशन होता है एक्स, ठीक है ना, एक्स इज अ सोल्यूशन, तो हम इसे क्या करते थे, ए ऑगमेंटेड बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर एक्स सोल्यूशन है तो सी एक्स क्या होगा, सी इज एनी कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो सोल्यूशन, क्योंकि जब ए एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है ना, तो एक्स सोल्यूशन होता है ए इज इक्वल टू सी, सी इज एनी कॉन्स्टेंट, तो वो उसका भी सोल्यूशन वही होता है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि अगर आप तुम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो सी एक्स इज ऑल्सो सोल्यूशन बन जाता है। तो सिमिलरली वी गेट अ इनफाइनाइट वी हुज आर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, इनफाइनाइट। अब जब इनफाइनाइट बन रहे हैं तो हम कौन सा चूज करेंगे, क्या ऑल आर वेक्टर होंगे, वो स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, कि यूनिक स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो यहाँ से कॉन्सेप्ट 2 आता है, एक तो इरेड्यूसिबिलिटी
और एक रिड्यूसिबिलिटी। ओके, एक आता है रिड्यूसिबिलिटी और एक आता है इरिड्यूसिबिलिटी। क्लियरली? तो जो इसको मिनिमाइज करने का तरीका वो क्या है? जैसे सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर हमें मिल गया, मैं तुम लोगों को एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, उस पर घर पे जाके तुम लोग चेक करना। जस्ट मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे तुमको और क्लियर हो जाएगा। देखो, हम सपोज P लेते हैं, P इजिकल टू 0.5, 0.5, 0, 0.25 एंड 0.5, 0.25, 0, 0.5 एंड 0.5। दिस इज द मैट्रिक्स P। अभी हम वो V1 V2 वाला नहीं करते, अभी अलजेब्रा समझते हैं। V1 V2 तो कर लेंगे हम, ठीक है। अभी अलजेब्रा कॉन्सेप्ट समझते हैं है क्या। एक्चुअली अगर ये P है तो सेम वही करोगे, क्या करो, P माइनस लैम्डा आई इजिकल टू 0, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, उसके थ्रू इसके रूट निकालोगे। जब इसके रूट निकालोगे तो हमें तो किसके अकॉर्डिंग वेक्टर चाहिए, सिर्फ 1 के करस्पॉन्डिंग। बट यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो करेक्टरिस्टिक रूट कितने होंगे, यानी आइगन वैल्यू कितनी होगी, एक लैम्डा 1 होगी। लैम्डा 1 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 0, लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.5 और लैम्डा 3 आ जाएगा तुम्हारे पास 1, क्योंकि ईच रो सम इज 1, तो 1 इज कंपल्सरी इज आइगन वैल्यू ऑफ P। ओके, सेकेंड थिंग, अगर सम ऑफ आइगन वैल्यू, अगर इनका हम सम करते हैं ऑल का, तो किसके बराबर होते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यू इजिकल टू ट्रेस ऑफ ए। देखो ट्रेस क्या है, 0.5, 0.5, 0.5। ओके, तो ये 1.5, यहाँ पे देखो सम करो इनका, 0, 0.5 प्लस 1 इट्स इक्वल टू 1.5, सो ट्रेस ऑल्सो 1.5, सो दीज आर द आइगन वैल्यू। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए। तो इन दो का तो हमें कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि अगर हम स्टेशनरी की बात कर रहे हैं तो बी रिक्वायर्ड ओनली लैम्डा इजिकल टू 1। ओके, तो लैम्डा इजिकल टू जो 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकल के आएगा, वो आएगा तुम्हारा 1, 2, 1, 1, 2, 1। हाउ टू आइडेंटिफाई, कुछ मत करना, P इट्स अ V मान लेते हैं, या इसे X मान लेते हैं, अभी B नहीं लेते, V डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो P X इजिकल टू X, 1 हमारा लैम्डा 1 है, तो ये 1X आ जाएगा। अगर तुम इस P को 1/1 मल्टीप्लाई करोगे X में, इस टाइप करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ मत लो, इसको ऐसे लिखो 1, 2, 1, इट्स इक्वल टू 1, 2, 1, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा आइगन वैल्यू। तो ये किस फॉर्म का बन गया, AX इजिकल टू लैम्डा X, आ गया वही चीज़। अब ये वेक्टर आया, अब इसके करस्पॉन्डिंग तुम C से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो सारे सोल्यूशन बन जाएंगे। बट वी वॉन्ट VJ, हमें तो एक V वेक्टर चाहिए जो कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो। गॉट इट? तो इससे हम क्या करते हैं, इसे हम नॉर्मलाइज करते हैं, V इजिकल टू X अपॉन XI। अब ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जिसने पढ़ी हो उसको ये सब चीज़ें पता होगा, मुझे नहीं पता, वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम बहुत फिर आगे घुस जाएंगे। कैसे निकालते हैं, अगर कोई पूछे कि आइगन वेक्टर और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है, तो कुछ फर्क नहीं, उसे हम नॉर्मलाइज कर देते हैं करस्पॉन्डिंग टू डिवाइडेड बाई सम ऑफ XI। गॉट इन माई पॉइंट? तो X हमें एक वेक्टर मिला करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, उसको हमने नॉर्मलाइज किया, यू गेट अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तब हमें क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? तो इसके लिए जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा इस वेक्टर के लिए, VJ इजिकल टू 1/4, 2/4 और 1/4। इट्स अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस P मैट्रिक्स। तो ये तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा के हो गया। अगर तुम ऐसे नहीं कर पाओगे
तो इसकी तरफ सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप V1 V2 V1 से मल्टीप्लाई करो P को और इसका सोल्यूशन निकालो, उसको तुम्हारे पास स्टेशनरी मिल जाएगा। अब ये हेल्पफुल क्यों है? अब बता रहे हो सर हमें ऐसे तो निकालना ही नहीं, तो हमने पढ़ क्यों रहे हैं हम? एक्चुअली अब देखो, इसका मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन बहुत अच्छा बताता हूँ। जब कभी भी तुम लोग मल्टीपल एग्जाम दोगे, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप एग्जाम दोगे, तो वहाँ पर ना तो आइगन वेक्टर निकाल पाओगे और ना तुम क्या कर पाओगे, ऐसे B1 B2 को सोल्यूशन करोगे। जैसे सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है P इजिकल टू 0.3 0.7 ओके 0.8 और 0.2, सपोज कर लो ये मैट्रिक्स है P। अब तुम्हें 4 ऑप्शन उसने दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1/2 1/2, सेकंड ऑप्शन दिया 8/15 70/15 ओके। मान लो थर्ड ऑप्शन यू हैव 3/5 और 2/5 और लास्ट फोर्थ ऑप्शन 1 and 0। अब देखो, तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी अगर ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इट विल सेटिस्फाई 2 कंडीशन। कौन कौन सी? एक तो दो सबका सम 1 आना चाहिए, दूसरी ऑल नॉन नेगेटिव होना चाहिए। देखो चारों ऑप्शन ट्रू है, इसका भी सम 1 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 है, ऑल आर नॉन नेगेटिव, तो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब सपोज करो कि तुम लोग क्या करने बैठोगे, अब इसको यहाँ पे चेक करने बैठोगे 1/1, क्योंकि अगर ये हमारे पास है तो इट्स सेटिस्फाइड V P इजिकल टू V, यही सेटिस्फाइड कराओगे कि जो सा कर जाएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। गॉट इट? तो इससे ना करके सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आइगन वेक्टर को आप चेक कर लो, कौन सा आइगन वेक्टर हमारे इसके बन के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, वही तुम्हारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्योंकि नीचे तो देखो सम दोनों के वैल्यू का सम नीचे हमेशा डिवाइड होता है। जो नीचे जो डिनोमिनेटर है इनका वो क्या है, दोनों के सम को डिवाइड करते हैं, यानी कि जो एक्स वेक्टर है उसके हम सम को डिवाइड करते हैं, वही हमारे पास V होता है। ये हम पढ़ के आए, तो हमें x खोजना है। तो यहाँ से अगर x देखो तो 1 1 निकलता है, यहाँ से 8 7 निकलता है, यहाँ से 3 2 और यहाँ से 1 0। अब देखो अगर तुम 8 7 को लोगे तो 0.3 0.7 0.8 और 0.2। क्लियर? तो अगर 8 7 लोगे तो 8 और 7 इट्स इजिकल टू क्या आएगा बताओ? क्या हमें 8 मिल पाएगा? क्योंकि हम यहाँ 8 लिए हैं तो यहाँ तो आइगन वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई। क्या ये 8 आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे? नहीं आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। 3 2 लोगे ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 1 0 लोगे 0.3 आ जाएगा, बट बी नीड कितना नीड है, हमें 1 की जरूरत है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट एक पॉसिबिलिटी बनेगी ना, वो वेक्टर इसका सोल्यूशन हो जाएगा। गॉट इट? तो ये यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है वेक्टर का कॉन्सेप्ट। बाद बाकी एग्जाम में निकालने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि कभी कभी 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 10 मार्क्स में ये सब नहीं करना। V P इजिकल टू V ओके। अगर इसका निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? 0.3 0.7 0.8 एंड 0.2 V1 V2 इजिकल टू B1 V2। अच्छा, कुछ ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होगा 0.3 0.8 0.7 एंड 0.2 V1 V2 इजिकल टू V1 V2। इसलिए हमने क्या किया, इसका इट्स ए ट्रांसपोज, इट्स ए ट्रांसपोज और इट्स ए ट्रांसपोज। तो बोथ इक्वेशन देखो, अब इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0.3 V1 प्लस 0.8 V2 इजिकल टू V1 ओके। एंड सिमिलरली 0.7 V1 प्लस 0.2 V2 इजिकल टू V2 and third is V1 plus V2 is equal to 1. These three constant okay।
अब इससे करोगे तो ये भी आएगा, तो 0.3v1 प्लस 0.38 v2 इजिकल टू v1। ओके, तो बोथ आर हैव द सेम सोल्यूशन, ऐसा मत समझना कि ट्रांसपोज करके कुछ अलग आएगा। गॉट इट? तो ये दोनों क्या देंगे हमें, सेम सोल्यूशन देते हैं। अब निकालो वैल्यू, कैसे निकालोगे? निकाल लोगे, कुछ नहीं करना। देखो v2 इज इक्वल टू 1 माइनस के v1, पुट इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। तो v2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस के v1, तो 0.3 v1 प्लस 0.8 1 माइनस के v1 इज इक्वल टू v1। यही फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देखो 0.3 v1 प्लस 0.8 माइनस के 0.8 v1 इज इक्वल टू v1। गॉट इट? अब देखो 0.8 इज इक्वल टू v1 माइनस के 0.3 v1 और प्लस के 0.8 v1, कितना बचेगा? 0.8 इज इक्वल टू v1 के साथ कितना आएगा कोफिशिएंट बताओ? 0.8 1 1.8 1 1.5। एम आई राइट? एक बार चेक कर लेना। सो 0.8 इज इक्वल टू 1.5 v1, अब v1 इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 0.5। गॉट इट? तो v1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 8/15, तो v2 शुड बी 7/15। तो जो यहाँ पे vj आएगा वो 8/15 और 7/15, दिस इज द आंसर, यानी कि इट इज द vj इज द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? तो vj क्या जाएगा, 8/15 7/15। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, अब इनमें दोनों में एक चीज हमने पढ़ के आए थे हम लोग इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमने पढ़ा यहाँ पे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में फर्क बताओ, किसी को पता है तो? ओके, आज जाके दोनों को किताब खोलना, मैंने दोनों बताएं, दोनों में फ़र्क मुझे कल क्लास में बताता, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब मैं दोनों में फ़र्क पूछूंगा कि इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तुम लोग निकाल लोगे ना स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि नहीं निकाल पाओगे? तो जो मैंने लास्ट प्रैक्टिकल दिए हैं दोनों का स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के लाना है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, इसमें हम इरेड्यूसिबल रिड्यूसिबल दोनों में पढ़ेंगे, इसका भी एप्लीकेशन भी देखेंगे, इससे हम बहुत कुछ जानेंगे अभी। ओके, तो लेकिन अभी क्लास का टाइम हमारा ऑफ ख़त्म, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके।